नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 29 जून को मन की बात के 123वें एपिसोड में देशवासियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी ने पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसके अनुसार भारत की 64% से अधिक जनसंख्या अब किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से संरक्षित है। ये भारत के सामाजिक न्याय, सर्वसमावेशिता और सुशासन की ऐतिहासिक उपलब्धि है। साल 2015 तक मात्र 25 करोड़ से भी कम लोगों के लिए सरकारी योजनाएं जो उपलब्ध थी उन तक पहुंचती थी। आज 95 करोड़ भारतीयों तक सामाजिक सुरक्षा का सशक्त कवच पहुंच चुका है। वास्तविक अर्थों में ये अंत्योदय का अमृतकाल है। सुरक्षा से सशक्तिकरण के इस प्रेरक यात्रा के सारथी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। तो आज मन की बात का 123वां एपिसोड रहा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस एपिसोड को सुना और इस एपिसोड में जिन बातों का जिक्र किया गया है उन पर जोर देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किस तरीके से भारत जो है लगातार विकसित भारत बनने की राह पर जो है अग्रसर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संभव हो पाया है। लखनऊ में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हुआ है। वहीं इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की है। बता दें कि कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, मदरसे के छात्र और प्रदेश भर के मदरसा शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया है। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो लखनऊ में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है वो बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे और ये कुछ तस्वीरें भी इस कार्यक्रम से सामने आई हैं जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको नजर आ रहे हैं। 11 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की है। और जिस तरीके से 11 वर्ष रहे हैं बीजेपी के, उसको बनाने के लिए यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में खनन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और उसकी अध्यक्षता भी की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभाग को निर्देशित किया है कि खनन कार्यों की निगरानी के लिए तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, साथ ही ई नीलामी प्रक्रिया की ओर अधिक पारदर्शी उसे बनाया जाए, इस पर ध्यान दें। और साथ ही निर्देश दिए हैं कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए खनन कार्य किए जाएं और स्थानीय लोगों के हितों का पूरा ध्यान इस दौरान रखा जाए। बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव खनन और राज्य के विभिन्न जिलों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए खनन विभाग के अधिकारियों संग उनकी बैठक रही, जहां पर अवैध खनन को लेकर निर्देशित उनकी ओर से किया गया और साफ ये कहा गया है कि खनन में यानी अवैध खनन को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, कोई भी अगर इसमें भ्रष्टाचार देखा जाता है तो बर्दाश्त उसे नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है। खनन विभाग के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पार्टी संगठन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपने दौरे के दौरान डिप्टी सीएम सबसे पहले ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम सैनिक सम्मान और इसी के साथ देशभक्ति से जुड़ा एक आयोजन है। इसके बाद वे सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। डिप्टी सीएम विभागीय अधिकारियों के साथ भी समीक्षा करते हुए यहां पर नजर आएंगे, ये बताया जा रहा है। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है ये बैठक करने वाले, उनका दौरा है कानपुर का, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर कप में जो है
एक इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वो शिरकत करेंगे। पदाधिकारियों संग चर्चा करेंगे मौर्य, ये बताया जा रहा है। और अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक भी रहने वाली है, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ वो जो है संवाद करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये कानपुर दौरा है और उनके आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो की गई हैं, चाहे सुरक्षा के मद्देनजर हो या फिर तमाम अन्य पहलुओं पर तैयारियां हो, सभी यहां पर पुख्ता कर ली गई हैं। और ऑपरेशन सिंदूर कप में वो जो है हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक रहने वाली है और पदाधिकारियों से क्या वो बात करेंगे, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और खासकर उनके आगमन को लेकर यहां पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक कानपुर दौरा रहने वाला है और उनके दौरे को लेकर जैसे कि हमने आपको बताया, तमाम तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं सुरक्षा के मद्देनजर। और हर एक पहलू पर यहां पर तैयारियां जो हैं चाक चौबंद कर ली गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर कप में भी वो हिस्सा लेंगे, यानी डिप्टी सीएम इसका भी हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ भी उनकी एक बैठक रहने वाली है, उस बैठक की अध्यक्षता वो करते हुए नजर आएंगे। और इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के 5 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदलने का फैसला लिया है, जहां पर यह फैसला प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं को महापुरुषों और सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़कर नई पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बदले गए कॉलेजों के नाम इस प्रकार हैं। प्रयागराज का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाएगा। मिर्जापुर का कॉलेज सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। तो वहीं बस्ती का कॉलेज अब भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज नाम से जाना जाएगा। गोंडा का कॉलेज मां पाटेश्वरी देवी इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाएगा। दूसरा और मैनपुरी का कॉलेज अब लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। इसे लेकर सरकार का कहना है कि इन बदलावों से युवाओं में राष्ट्र पुरुषों और इसी के साथ सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति प्रेरणा का स्रोत ये बनेगा और इससे प्रेरणा उनमें जागेगी। साथ ही शिक्षा को नया आयाम भी इसके जरिए मिल पाएगा। तो 5 इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम यहां पर बदला गया है, जिसकी सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इनका नाम बदलकर तमाम जो हस्तियां हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया है, उनके नाम पर अब इन कॉलेजों का नाम रखा गया है, जिसके जरिए देशभक्ति की भावना जो है युवाओं में जगाई जा सकेगी। और इस फैसले की सराहना भी लगातार की जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम यहां पर बदले गए हैं, जैसे कि सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल ने नामों को मंजूरी अब दे दी है। 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम यहां पर बदले गए हैं और इसके जरिए शिक्षा को एक नया आयाम मिलता हुआ नजर आएगा। शिक्षा को एक नया आयाम इसके जरिए मिलेगा। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि इन कॉलेजों का नाम बदलने के पीछे मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी हो सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि देश में व्यापारियों के लिए इस समय आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात है। उन्होंने दावा किया है कि व्यापारियों में सरकार की नीतियों को लेकर गहरी नाराजगी है और अब उन्होंने सपा की मदद करने का निर्णय लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जीएसटी विभाग टारगेट सेट करके चलता है। व्यापारी डर के साए में जी रहा है। टैक्स सिस्टम का डर व्यापारी को बर्बाद कर रहा है। और इस बयान के जरिए तीखा हमला उन्होंने बीजेपी पर बोला है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं। और ये सरकार लगातार बिचौलियों का प्रॉफिट कैसे बढ़े, बिचौलियों की आमदनी कैसे बढ़े, उसके फैसले ले रही है। कुछ भाजपाई मुनाफाखोरों की वजह से सारे व्यापारियों की सामाजिक छवि खराब हो रही है। वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के भाजपाई कारोबारी जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनकी वजह से बड़े पैमाने पर बड़े व्यापारियों की छवि खराब हो रही है। भाजपा की विशेष चंदा पॉलिसी की वजह से सब जगह नजराना वसूला जा रहा है, जिससे महंगाई बढ़ती है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो मांग घटेगी, और अगर मांग घटेगी तो हमारा व्यापार भी कम होगा।
और व्यापारियों की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि आज व्यापार चलाने के लिए उन पर पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। वो जहां व्यापार चलाने के लिए पैसा नहीं तो आखिरकार व्यापार बढ़ाएंगे कैसे? और अब तो ऐसी भी सूचनाएं मिल रही और जानकारी आ रही है कि निवेश में एडवांस कमीशन की डिमांड हो रही है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपसे एडवांस कमीशन की मांग हो रही है। और वहीं ऑनलाइन की चुनौती की वजह से हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल व्यापारी, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और जिस तरह का टैक्स सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है, ये व्यापारियों के अंदर लगातार भय पैदा कर रहा है। कहने को तो ये कहते हैं कि हमारा टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा होने जा रहा है, व्यापारियों की मदद कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि टैक्स सिस्टम व्यापार के लिए भय पैदा करता जा रहा है। जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और पॉलिटिकल नोटिस, अगर कहीं व्यापारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा उसकी अगर तारीफ भी कर दी उसने, तो जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और सेटलमेंट के नाम पर पूरा वसूली का तंत्र काम कर रहा है। और इस बीच आजमगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा कार्यालय उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 जुलाई को अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा रहने वाला है। सांसद विधायकों के साथ संगठन की बैठक उनकी रहेगी। सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में समीक्षा होगी। अनवरगंज में सपा कार्यालय अब बनकर तैयार है, जहां पर बता दें कि अखिलेश यादव पहुंचेंगे। सपा कार्यालय उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 जुलाई को अखिलेश यादव आजमगढ़ जाएंगे, आजमगढ़ दौरा उनका रहेगा। सांसद विधायकों के साथ उनकी एक बैठक भी रहने वाली। सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी भी वहां रहने वाली है। और अब जो पूरा कार्यालय है ये बनकर तैयार है, इस बारे में बताया जा रहा है। और आजमगढ़ जब पहुंचेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव, 3 जुलाई को बताया जा रहा है वो आजमगढ़ जाएंगे, तो संभावित उसका उद्घाटन भी उनके हाथों होगा। लखीमपुर में बनबसा बैराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज जारी है, जिससे शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले साल इसी स्थान पर शारदा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से रेल लाइन कट गई थी। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने पलिया हाईवे को जाम कर दिया है। घटनास्थल पर अधिकारी पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द उचित उपाय किए जाएं ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। अधिकारी इस मामले पर नजर बनाए हुए और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो बनबसा बैराज से पानी छोड़ने को लेकर अब बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। शारदा नदी का जलस्तर इसके चलते बढ़ा है। ऐसे में ग्रामीणों में नाराजगी है। हाईवे पर जाम ग्रामीणों ने लगा दिया है और मांग की जा रही है कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए। ऐसे में पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इन तबादलों में पुलिस विभाग के प्रमुख पदों पर फेरबदल किया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ये बदलाव प्रशासनिक कार्यक्षमता और बेहतर कानून व्यवस्था के उद्देश्य से किए गए हैं। आपको बता दें कि एसबी शेरकर पुलिस महानिदेशक बने हैं। सुजीत पांडे एडीजी लखनऊ बनाए गए हैं और आरके स्वर्णकार एडीजी पीएससी सीतापुर बने हैं। तो वहीं आशीष तिवारी एसएसपी सहारनपुर बने हैं। रोहित सिंह सजवान एसपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ बनाए गए हैं। ये तबादले प्रशासनिक कार्यक्षमता और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए हैं। सोनभद्र जिले के दूधी थाना क्षेत्र में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड नंबर की एक मोटर वाहक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार वाहन में चावल की बोरियों के बीच छिपाकर करीब 10 कुंटल गांजा रखा गया था, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये बरामदगी नशे के अवैध कारोबार पर एक बड़ा प्रहार मानी जा रही है। छापेमारी के दौरान गांजा तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। बरेली में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए नगर आयुक्त और इंजीनियरों को 2 से 5 जुलाई तक स्टडी
टूर पर भेजा जाएगा। ये टूर अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अधिकारियों को बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों की सड़क निर्माण तकनीक, टेंडर प्रोसेस और ठेकेदारों के साथ समन्वय की जानकारी दी जाएगी। बरेली में ये योजना 3 चरणों में लागू की जा रही है और इस टूर से प्रोजेक्ट को और बेहतर करने की दिशा में एक सराहनीय कदम भी इसे माना जा रहा है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी अब सियासत में देखने को मिल रही है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमें राम की तरह गले लगाया, हम लक्ष्मण की तरह साथ निभाएंगे। लेकिन उनका ये बयान क्या कोई सियासी संदेश है या फिर क्या कुछ और वो कहना चाह रहे हैं? ऐसे में इस बयान के क्या कुछ मायने हैं, समझिए इस खास रिपोर्ट। बीजेपी दरवाजा बंद करती है तो हम भी अपना रास्ता तलाश लेंगे। यह तो भारतीय जनता पार्टी बार बार हमसे जो पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जब दरवाजा बंद कर दिया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रहेगी तब तक मित्र वो हैं हमारे हैं। त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, वैसे मोदी योगी ने गले लगाया है एक निषाद राज के 62 को। हमारी सेना है, हम लोग आगे विजय प्राप्त करेंगे। पाया और तब सामने आई बीजेपी। यह बयान संकेत हो सकता है कि 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है और निषाद पार्टी फिर अपनी उपयोगिता साबित करने में लगी है। संजय निषाद का यह बयान बताता है कि छोटे दलों को सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी की कितनी दरकरार होती है। यह केवल गठबंधन नहीं, स्वाभिमान की राजनीति है। तो क्या संजय निषाद की पार्टी एनडीए में असहज महसूस कर रही है या ये सिर्फ सीटों और सम्मानों की सौदेबाजी है? 2027 की ओर बढ़ती यूपी की राजनीति में हर दल अपनी भूमिका फिर से गढ़ रहा है और संजय निषाद ने आज बता दिया है कि वो किन शर्तों पर साथ चलेंगे और किन शर्तों पर दरवाजा बंद कर देंगे। राजनीति में दरवाजे बंद होना मतलब नई राह तलाशना है और संजय निषाद का यह बयान साफ कर गया कि गठबंधन अब केवल सीटों का हिस्सा नहीं, सम्मान और हिस्सेदारी का सवाल भी है। बीजेपी सुन रही है या अनसुना कर रही है, इसका जवाब आने वाले महीनों में मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल निषाद पार्टी से अपने पत्ते खोल दिए हैं।
ये पहला मौका नहीं है जब संजय निषाद ने बीजेपी को सियासी संकेत दिए हैं। 2022 चुनाव से पहले भी वे टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हो चुके थे, लेकिन तब भी डील बन गई थी और राजनीतिक गठबंधन तब तक चलते हैं जब तक आदर और हिस्सेदारी दोनों बरकरार रहे। और संजय निषाद की चेतावनी का यही सबसे बड़ा संदेश है, हमें गले लगाया था, अब ठुकराया नहीं जाए। यूपी की सियासत में पिछड़े समाज की भूमिका अब निर्णायक होती जा रही है। निषाद समाज के वोट हर सीट पर जीत हार का अंतर बता सकते हैं। यही वजह है कि संजय निषाद की बातों को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। निषाद पार्टी के बढ़ते जनाधार के पीछे एक वजह यह भी है कि उन्होंने अपने समाज के मुद्दों को लगातार मंच पर रखा है, चाहे वो आरक्षण की मांग हो या नदी अधिकार आंदोलन। राजनीति में वक्त से पहले संकेत देना एक रणनीति होती है और संजय निषाद ठीक यही कर रहे हैं। दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ, लेकिन वो बता रहे हैं कि अगर बंद हुआ तो रास्ता बदलने में देर नहीं लगेगी। संजय निषाद ने बीजेपी के सामने विकल्पों की झलक दे दी है, लेकिन अभी भी दरवाजा खुला है। अब ये बीजेपी पर है कि वो इसे बातचीत से सुलझा लेती है या फिर चुप्पी से नया संकट बुला बैठती है। संजय निषाद की राजनीति अब केवल अपनी पार्टी की नहीं, बल्कि बीजेपी के रणनीतिक संतुलन की भी एक चुनौती बन रही है। अगर सहयोगी चुप नहीं बैठे तो 2027 तक सत्ता की चादर छोटी पड़ सकती है। संजय निषाद ने दरवाजा बंद होने की बात कहकर न सिर्फ बीजेपी को चेताया है, बल्कि जनता को ये बताने की कोशिश भी की है कि उनकी पार्टी अब मूक सहयोगी नहीं है, मजबूत साथी बनना चाहती है। 2027 भले ही दूर हो, लेकिन बीजेपी के सहयोगी अभी से अगले चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट चुके हैं। संजय निषाद का बयान उसी जमीन की बड़ाबंदी है। क्या संजय निषाद विपक्ष के लिए संभावित विकल्प बन सकते हैं? क्या इंडिया गठबंधन उनके लिए दरवाजे खोलेगा? ये सवाल अब विपक्षी खेमों की चर्चा का हिस्सा बनने लगा है, या फिर ये बस एक बयान था? सियासत में राम और लक्ष्मण की ये जोड़ी कितनी देर तक साथ चलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और अब बात मौसम को लेकर। देश भर में मानसून ऐसा आया है कि अपने साथ तबाही लेकर आया है। मौसम के मिजाज इस कदर बिगड़े हैं कि जिस मानसून का लोग पलके बिछाकर इंतजार करते हैं, वो आफत बनकर टूट रहा है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बारिश की बौछारों के साथ पूरे देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है और आने वाले दिनों तक ये रफ्तार आगे बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर तक कई राज्यों में तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और 4 जुलाई तक लगातार बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में आने वाले पूरे हफ्ते हल्के से मध्यम बारिश के अनुमान है। आईएमडी ने अगले 4 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है। हालांकि आईएमडी ने अभी तक शहर में मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार को भी अलग अलग इलाकों में बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही उमस में भी बढ़ोतरी होगी। बादलों की तेज गरज, चमक या अचानक बारिश का दौर भी शुरू होने की संभावना है। साथ ही आने वाले दिनों में गर्म दिन से तो राहत मिलेगी, लेकिन बाहर निकलने वालों को हल्की बारिश और हवा का इंतजार करना पड़ सकता है। पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। बंगाल, असम, बिहार जैसे राज्य लगातार बारिश का सामना कर रहे हैं। मध्य भारत में भी मानसून अच्छा खासा सक्रिय है, जिससे किसानों को रबी फसल के साथ बेहतर उम्मीदें हैं। पश्चिम भारत में भी समुद्र की तरफ से नमी की भरमार शुरू हो गई है, जहां कोलाबा और मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं समूचे क्षेत्रों में फिलहाल बारिश का पहला दौर होगा, जो जुलाई की शुरुआत में और तेज हो सकता है। इस बारिश के साथ देश भर के किसानों को राहत मिल रही है। खासकर रबी फसलों के दौरान नमी वाले जमीन उन्हें भविष्य की तैयारियों में मदद करेगी। दिल्ली के आसपास भी किसानों को अब खेतों में पानी की समस्या में कमी नहीं दिख रही है। वहीं आर्थिक तौर पर इसका असर सब जगह दिखेगा। कई राज्य के पानी आधारित सेक्टर को फायदा मिलेगा और लोकल मार्केट में कारोबार में थोड़ी रफ्तार आएगी। बारिश की दिशा में सरकार तैयारियों में जुटी है, ताकि जल भराव और ट्रैफिक जैसी परेशानियों को नियंत्रित किया जा सके।
आईएमडी ने 4 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश होगी। ओडिशा, कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अत्यधिक बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। बारिश से जहां दिल्ली एनसीआर वालों के चेहरे खिल गए, वहीं देश के अन्य हिस्सों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हुआ और 4 धाम यात्रा बाधित हुई। चमोली जिले में चंद्रप्रयाग और भरेन पानी के पास भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। राजमार्ग पार्थाडीन, क्षेत्रपाल और भरेन पानी में करीब 7 घंटे तक बंद रहा और लगभग 3000 श्रद्धालु फंसे रहे। जिला प्रशासन राजमार्ग को खोलने में जुटा है। गंगोत्री हाईवे करीब 8 घंटे और यमुनोत्री हाईवे 5 घंटे बंद रहा। 2 दिन से बंद केदारनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और कुल्लू जिले में भारी बारिश और बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। सैंज घाटी में पहाड़ी नाले में बहे 3 लोगों में से एक का शव बरामद किया गया है। साथ ही एक छोटी बच्ची और इसके पिता और बुआ का भी अभी तक पता नहीं चल सका। धर्मशाला जिले में एक बिजली परियोजना पर काम करने वाले 8 लोग नदी में बह गए, जिसमें 6 लोगों के शव मिल गए, जबकि 2 की तलाश अभी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो 28 जून से 4 जुलाई के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 1 और 2 जुलाई को विदर्भ, 28 जून और 30 जून से 2 जुलाई के दौरान उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, 28 जून से 1 जुलाई के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा का मैदान और 29 जून से 4 जुलाई के दौरान बिहार में भारी बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा 28 जून, 1 और 2 जुलाई को पश्चिम मध्य प्रदेश में बहुत भारी वर्षा और 1 और 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ में भी जमकर बादल बरसने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।